नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी इंतहा मेरे सब्र की। घर लौटते समय उसने सोचा था कि चाय पीकर वह आधा पौन घंटा लेटी रहेगी। बदन थकान से चूर हो रहा था। एक तो रात भर का सफर, फिर घर आते ही बस चाय और 2 बिस्कुट खाकर चल पड़ी थी। नहाने के नाम पर 2 लोटे पानी के शरीर पर डालकर उसने कपड़े बदल लिए थे। ज्यादा कुछ करने के लिए समय ही नहीं था। अब घर जाकर देखेगी, पानी की सुविधा हुई तो फिर से नहा लेगी, तभी ताजा दम हो पाएगी। पर उसके घर पहुंचते ही जो ही उसके गोद में मुंह छिपाकर सुबकने लगी थी। उसे कपड़े बदलने तक की मोहलत बेटी ने नहीं दी थी। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए वह बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ बेटा, पर जवाब में केवल सिसकियां ही मिल रही थी। क्या हुआ रे? उसने बेजारी से चेतन से पूछा, जो वहीं बैठकर पढ़ रहा था। उसने एक बार माँ की ओर देखा, बुरा सा मुंह बनाया और फिर किताब में आंखें गड़ा दी। वैसे अब यह रोज का ही नाटक हो गया है। जब से शालिनी आई है, एक ना एक एपिसोड होता ही रहता है। वह दफ्तर से थकी हारी लौटती है और उसके सामने शिकायतों का अंबार लग जाता है। शिकायतें दोनों तरफ से होती हैं, पर न्याय तो हमेशा एक तरफा ही करना पड़ता है। हमेशा अपने ही बच्चों को कटघरे में खड़ा करना बड़ा खराब लगता है, पर क्या करे, मजबूरी है। दिन पर दिन दोनों कुम्हलाते चले जा रहे हैं। इसीलिए वह जिद करके 15-20 दिनों के लिए पीहर चली गई थी। वहां नाना नानी मामा मामी का लाड़ दुलार पाकर दोनों के मन थोड़े हरे हो गए थे। पर क्या फायदा, घर लौटते ही वही सब शुरू हो गया। पता नहीं कब इनकी छुट्टियां खत्म होंगी। जितनी देर स्कूल में रहते हैं, कम से कम उतनी देर को तो वह निश्चिंत हो सकेगी। कुछ देर बाद उसका भी धैर्य चूक गया। झल्ला कर बोली, एक ग्लास पानी का आसरा नहीं है किसी का, पर मेरे आते ही यह रोना पीटना तो मत मचाया करो। दिमाग चटक जाता है मेरा। नालायक, बताता क्यों नहीं कि क्या हुआ है? लड़का बेचारा सकपका गया। रुआसी आवाज में बोला, नानी ने जो कपड़े दिए थे सब दादी ने रख लिए, और मामी ने जो खिलौने दिए थे वे भी। आते ही प्रदर्शनी लगाने की क्या जरूरत थी? मेरे आने तक रुक नहीं सकते थे? वो बार बार पूछ रही थी कि नाना ने क्या दिया, मामा ने क्या दिया, तो गुड़िया सब निकाल कर दिखाने ले गई। मीना कुछ कहना चाह रही थी कि रुक गई। उसे लगा कि दरवाजे के पास कोई है। उसने आगे बढ़कर पर्दा जरा सा हटाया। उसका अनुमान ठीक था। दरवाजे के पास कान लगाए अम्मा जी खड़ी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि मीना ने देख लिया है, तो भीतर चली आई और कड़क कर पोते से बोली, क्यों रे, आते ही मम्मी से चुगली लगाने बैठ गया? उसने कोई चुगली नहीं की है अम्मा जी, मीना ने भरसक विनम्रता से बताया। मैं ही बार बार पूछ रही थी कि गुड़िया क्यों रो रही है, तो उसने बताया। हाँ, बताया होगा कि दादी ने सब कपड़े खिलौने रख लिए हैं, यही ना? तो तुम भी सुन लो बहू, कि घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए सामान आएगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं आएगा। तुम्हारे घर वालों को इतना तो समझना चाहिए। इसमें मेरे घर वालों का कोई दोष नहीं है। मैंने ही उन्हें शालिनी के बारे में नहीं बताया। बच्चों को भी ताकीद कर दी थी कि बुआ की चर्चा न करे। इसमें अलग से बताने वाली क्या बात है? तुम्हारा छोटा भाई इंटरव्यू के लिए आया था, तब शालू से मिला नहीं था? तब जनवरी थी अम्मा जी, और अब जून चल रहा है। जनवरी से लेकर जून तक बेटी अगर पीहर में बैठी रहती है तो लोग 100 तरह की बातें पूछते हैं, और अपने घर की बात 10 लोगों तक पहुंचे मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब कि तुम्हें शर्म आती है? तुम पीहर जाओ तो कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी पीहर आए तो शर्म की बात है। क्यों? अम्मा जी, ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हैं कि शालू का यहाँ रहना और मेरा पीहर जाना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। वैसे भी मैं पूरे 2 साल बाद गई थी, वह भी सिर्फ 15 दिनों के लिए। मेरे माँ बाप भी बूढ़े हो चले हैं। उनका भी मन बेटी से मिलने को करता है। उनकी आंखें भी नवासों को देखने के लिए तरसती हैं, और बच्चों को भी तो थोड़ा बदलाव चाहिए। छुट्टियों में सारे बच्चे कहीं ना कहीं जाते हैं। मेरी वजह से यही बेचारे घर में बंद कर रह जाते हैं। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अकेले ही भेज दिया करूंगी। ओफो अम्मा, तुम कहाँ चली जाती हो? शालू अचानक वहां नमूदार हो गई। उसने दुपट्टे से सिर को कसकर बांध रखा था। आजकल वह इसी धज में रहती है। कई बार मीना का कहने का मन होता है कि शालू, पट्टियां तुम्हें नहीं, हमें बांधनी चाहिए, क्योंकि आजकल तुम पूरे घर का सिरदर्द बनी हुई हो।
गोद के बच्चे को अम्मा को पकड़ाते हुए शालू भुनभुनाई, अब थोड़ी देर इसे अपने पास ही रखो अम्मा। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और ये दुष्ट मेरे प्राण ले रहा है। दोनों के दोनों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। शालू वापस कमरे में चली गई। रिरियाते बच्चे को थामकर अम्मा जी ने बड़ी आशा से तीनों की ओर देखा। चेतन किताब में डूबा हुआ था, जो ही माँ की गोद में लेटी थी। अगर बच्चों की माँ वहां ना होती तो अम्मा जी शालू के बच्चे को दोनों में से किसी को जरूर पकड़ा देती, पर अब हिम्मत नहीं पड़ी। सिर पर पल्ला डालकर खुद ही बाहर निकल गईं। शरीर पस्त था, मन खिन्न था, कुछ भी करने का उत्साह नहीं था, पर आराम की मोहलत ही नहीं थी। ढेर सारे काम, खासकर रसोई उसकी बाट जोह रही थी। उसकी गैर हाजिरी में माँ बेटी ने मिलकर जैसे तैसे निभा ही दिया होगा, पर उसके रहते कोई रसोई में पांव देगा इसकी आशा नहीं थी। सबको खाते खिलाते 9:30 बज गए। जैसे तैसे रसोई समेट कर वह बाहर निकल आई और गुड़िया को सुलाने के बहाने उसके पास जाकर लेट गई। पलकें नींद से बोझिल हुई जा रही थी, पर वह उन्हें प्रयत्नपूर्वक खोले हुई थी, नहीं तो अनिल बुरा मान जाते। पति पत्नी कोई 20-22 दिन बाद मिलने वाले थे, पर मीना जानती थी कि अम्मा जी यह मिलन सुखद नहीं होने देंगी। उन्होंने बेटे को रोक लिया था, तभी वह समझ गई थी कि खूब कान भरकर भेजेंगी और वे कमरे में आते ही बरस पड़ेंगे। शुरू शुरू में जब ऐसा होता था तब वह पूरी पूरी रात रोती रहती थी, पर उस छुई मुई उम्र को अब वह पार कर चुकी है और अब वह भी तुर्की बतुर्की जवाब देने लगी है। जानती है कि उसकी शालीनता को जनता ने कमजोरी समझ लिया था और अब वह यह गलतफहमी दूर करने पर उतारू है। जैसा कि अपेक्षित ही था, अनिल ने कमरे का दरवाजा बंद करते करते ही पूछ लिया, आते ही यह क्या हंगामा कर डाला? कैसा हंगामा? वैसे भी हंगामा करने की आदत आपकी माताश्री की है, मेरी नहीं। वही तो पूछ रहा हूं कि क्या हुआ? अम्मा जी ने बताया नहीं क्या? तुम ही बता दोगी तो क्या छोटी हो जाओगी? बच्चों को नाना के यहाँ से जो सामान मिला था वह इसीलिए जब्त कर लिया गया कि सुमित अमित के लिए कुछ नहीं आया। अब मैं क्या वहां सारे खानदान के लिए कपड़े मांगती? तो तुम ही अपनी तरफ से कुछ ले आती। लाई हूं बाबा, शाम को ऑफिस से लौटकर देने वाली भी थी, पर किसी को सब्र तो हो। इतने खुश खुश लौटे थे बच्चे, पर आते ही सारी खुशियों पर पानी फिर गया। आप गुड़िया का सुबकना देखते तो आपको पता चलता। अनिल चुप हो गए, कहते भी क्या, पर मीना चुप नहीं हुई। बोली, मेरी और भी 2 बहनें हैं, पर किसी की ससुराल से यह फरमान नहीं आता कि हर बार पूरे खानदान की पहरावनी करनी पड़ेगी। यह सिस्टम आप ही के घर में देखा है। मुझे पहली बार में ही जता दिया गया था कि वहां से आएंगी तो इकट्ठी 3 साड़ियां आएंगी। जब 3 आने लगी तो शिकायत हुई कि वे नौकरानियों के लायक भी नहीं है। अब एक के बजट में 3 आएंगी तो ऐसा ही होगा ना। तब मैंने ही माँ से कह दिया कि मुझे साड़ी वाड़ी देने की जरूरत नहीं है, जो देना है अपने नवासों को दो। अब उसमें भी हिस्सेदार पैदा हो गए हैं, अब इनके लिए भी मना कर दूंगी। मेरे माँ बाप कोई धन्ना सेठ थोड़े ही हैं जो देते ही चले जाएंगे। वैसे भी लिया दिया यहाँ आकर सब अकारत ही हो जाता है। बहस से बचने के लिए अनिल चुपचाप करवट बदल कर लेट गए, पर अब मीना चुप बैठने वाली नहीं थी। उसकी नींद काफुर हो गई थी और मन आक्रोश से भर गया था। बोली, मैं जानती थी कि यह सब ऐसा ही होगा, इसलिए जब आप शालू को लेने जा रहे थे तो मैंने कहा था पहले एक कमरा ठीक कर लो। शालू क्या वहां अकेले रहती? अम्मा जी साथ रह लेती। यह घर अम्मा का है, यह मत भूलो। तो हम चले जाते, भले एक कमरे में गुजारा करते, पर चैन से तो रहते। और बच्चे दिन भर अकेले रहते? अभी भी तो अकेले जैसे ही हैं। अभी भी अम्मा दरवाजा भर खोलती हैं और नींद से जगाने के लिए 100 गालियां देती हैं। बच्चे अपने से कपड़े बदलते हैं, अपने से खाना लेकर खाते हैं, अपनी जूठी प्लेट खुद उठाकर सिंक में रखते हैं और अपने से पढ़ने बैठ जाते हैं। जब से शालू आई है बच्चों का पढ़ना भी निरापद नहीं रहा। अमित सुमित दोनों उनके सिर पर सवार रहते हैं। कोई पेन छीन लेता है, कोई कॉपी फाड़ देता है, तो कोई किताब छीन कर भाग जाता है। शिकायत करो तो उल्टे इन्हीं लोगों पर डांट पड़ती है। अम्मा जी जब तब गुड़िया को छोटू पकड़ा देती हैं। 6 साल की बच्ची है वह, उसकी क्या बच्चे खिलाने की उम्र है? कभी अपने बीवी बच्चों की ओर भी देख लिया कीजिए।
तब आपको पता चलेगा कि बच्चों के मुंह कैसे सूख गए हैं। आधी से ज्यादा रात इसी कलह क्लेश में बीत गई। और यह सिर्फ आज की ही बात नहीं है, आजकल अक्सर ही ऐसा होता है। पति से बात करने के लिए यही एक समय मिलता है, और उस समय तक अनिल दिन भर की आपाधापी से इतने थके हुए उबे हुए होते हैं कि जरा सी बात पर उखड़ जाते हैं। फिर वह भी चुप नहीं रह पाती, सारा संचित आक्रोश बाहर आ जाता है। हर बात एक बहस में, और हर बहस एक प्रश्न चिन्ह में तब्दील हो जाती है। अभी उसी दिन मीना ने कहा था, सुनो, 1 लीटर दूध बढ़ा लें, शाम को बच्चों के लिए एक बूंद नहीं बचता है। वे एकदम भड़क गए। 1 लीटर दूध का मतलब समझती हो? पूरे 700 रुपए की बढ़ोतरी। मीना को भी यह हिसाब आता है, पर इस उम्र में बच्चों का दूध से वंचित रह जाना उसे कचोटता है। कभी मीना कहती, सोचती हूँ शाम के लिए एक महाराजिन रख लूं। शाम को मैं एकदम पस्त हो जाती हूँ, बच्चों को जरा भी समय नहीं दे पाती, कम से कम परीक्षा तक। वे उसकी बात पूरी नहीं होने देते, कहते, तुम थोड़े दिन सब्र नहीं कर सकती? यहाँ मैं रोज खर्चा घटाने की तरकीबें सोचता हूँ, और तुम हो कि रोज एक नया शिगुफा छोड़ देती हो। वह कहना चाहती कि फिर बच्चों के लिए एक ट्यूशन ही लगवा दो, पर कहते डर लगता है, सुनते ही झल्ला जाएंगे। उनका आजकल तकिया कलाम हो गया है। तुम थोड़े दिन सब्र नहीं कर सकती? कितने दिन सब्र करे मीना, 10 साल से यही तो करती आ रही है। वह पति की परेशानियां समझती है, जानती है। वे कर्ज की किस्तें चुकाते चुकाते बेचारे हलकान हो गए। घर की किस्तें अभी भर ही रहे थे कि शादी हो गई। भाग्य से मीना को बैंक में नौकरी मिल गई तो थोड़ी राहत मिली। 5 साल में 2 बच्चे, उन खर्चों से निजात पाते पाते बहन की शादी सिर पर आ गई। माँ बेटी के नखरों के मारे वर संशोधन भी एक समस्या ही बन गया था। जैसे तैसे करके एक जगह बात बनी, घर वर अम्मा जी ने पास किया तो बहन के हाथ पीले हुए। कर्ज का बोझ फिर से सिर पर आ गया। इसी बीच शालू के 2 बच्चे हुए। नेक व्यवहार ने खर्च का भार और बढ़ा दिया। इतने पर भी शालू वहां निभा ले जाती तो वे संतोष कर लेते, पर वहां उसकी एक दिन नहीं बन पाई। बार बार आना जाना लगा ही रहा। पिछले 6 महीनों से तो वो यहाँ जमकर बैठ गई है। माँ ने ऐलान कर दिया कि जब तक जमाई राजा नाक पकड़कर माफी नहीं मांगेंगे, वह बेटी को उस कसाई खाने में नहीं भेजेंगी। और जमाई राजा हैं कि मुंह में दही जमाए बैठे हैं। पिछले 6 महीनों में उन्होंने एक फोन भी नहीं किया। जब से शालू आई है, घर का सारा बजट गड़बड़ा गया है। लेकिन उन लोगों के लाड़ प्यार में, खान पान में कोई कमी अम्मा जी बर्दाश्त नहीं करती हैं। बस गाज गिरती है तो उसी के बच्चों पर। इसीलिए वह भी इन दिनों बगावत पर उतर आई है। बच्चों की पढ़ाई का जो हाल हो रहा था, वह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हार कर उसने अपनी मुंह बोली ननद राधिका को पटाया और बच्चों को उसके पास भेजने लगी। राधिका उन दिनों फुर्सत में थी। उसने एमए कर लिया था और उसके लिए जोर शोर से लड़के ढूंढे जा रहे थे। 2 घर छोड़कर ही घर था उसका। लाने ले जाने का झंझट नहीं था। सोचा, कुछ नहीं तो कम से कम होमवर्क ही करवा देगी। कम से कम बच्चे वहां शांति से तो पढ़ सकेंगे। सबसे अहम बात तो यह थी कि आपस का मामला था, इसीलिए सस्ते में निपट गया था। बाहर के ट्यूशन्स तो बहुत महंगे थे। अम्मा जी को तो उसने यही बताया था कि राधिका बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही है, नहीं तो वे फिजूल खर्ची पर एक लेक्चर दे डालती। पर इस 28 मई को राधिका की भी शादी हो गई। बच्चों की पढ़ाई की समस्या फिर से उसके सामने मुंह बाए खड़ी थी। जुलाई महीने की एक भीगी शाम को उसने घर में अचानक एक विस्फोट कर दिया। सब लोगों को खाना परोसते हुए उसने अचानक सूचना दे दी कि उसका ट्रांसफर हो गया है उज्जैन। अगले महीने ही ज्वाइन करना होगा। सब लोग सकते में आ गए, सबके कौर हाथ ही में रह गए। फिर माँ बेटे ने एक साथ पूछा, ट्रांसफर अचानक कैसे? मीना ने जानबूझकर ही यह समय इस खबर के लिए चुना था, ताकि जो प्रतिक्रिया हो सबकी एक साथ हो। माँ बेटे की हैरानगी को नजरअंदाज करते हुए उसने शांत भाव से कहा, नौकरी में ट्रांसफर्स होते ही रहते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? अब तक तो नहीं हुआ था, अम्मा जी बोली। ये अपनी खुशकिस्मती थी। कैंसिल करवा लो, मैं कल ही आकर तुम्हारे जीएम से मिलता हूं। कैंसिल तो मैं नहीं करवाऊंगी, उसने पति को 2 टूक उत्तर दिया। प्रमोशन पर जा रही हूं, ऐसा गोल्डन चांस छोड़ता है कोई? यहाँ क्या होगा? अम्मा जी को चिंता हुई। यहाँ क्या होना है?
आपके सुपुत्र तो आपके पास ही रहेंगे। बच्चों को रख सके तो ठीक है, वरना उनकी टीसी निकलवा लेते हैं। और रोटी पानी? रोटी पानी के लिए आप हैं, शालू है। 3 जनों का खाना ही कितना होता है? शालू क्या यहाँ तुम्हारा चूल्हा फूकने के लिए आई है? एक तीखा सा उत्तर मीना की जबान तक आया था, पर उसे गटकते हुए उसने कहा, तो एक मिसरानी रख लेते हैं। मैं तो इनसे कितने दिनों से कह रही हूं कि कम से कम दोनों वक्त फूल के उतारने के लिए किसी को रख लेते हैं। अम्मा जी से निपटकर मीना पति से मुखातिब हुई। सुनो, इस वीकेंड पर उज्जैन चले चलते हैं। अच्छा सा पास पड़ोस देखकर कोई घर ठीक कर लेते हैं। बच्चों के स्कूल के लिए भी पूछताछ कर लेंगे। मेरा ऑफिस दूर हो तो कोई बात नहीं, पर बच्चों का स्कूल पास होना चाहिए। लगता है तुम जाने के लिए तैयार बैठी हो। अरे, इतनी अच्छी पोस्टिंग है, मेरे मना करने भर की देर है, कोई भी लपक लेगा। फिर बाद में किसी वज्र देहात में फेंक दिया तो मुसीबत होगी। आजकल हर कहीं तो बैंक की शाखाएं खुल गई हैं। मैं अकेली तो खैर कहीं भी रह लूंगी, पर बच्चे साथ हों तो उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। और फिर उज्जैन ऐसा दूर भी नहीं है, आप भी शनिवार इतवार आ सकेंगे। अपनी तरफ से विषय का उपसंहार करवा सोने चली गई। माँ बेटे बहुत देर तक विचार विनिमय करते रहे, जो कि अपेक्षित ही था। उसका निष्कर्ष यह निकला कि कमरे में आते ही अनिल ने मीना से कहा, अम्मा का ख्याल है कि ट्रांसफर हुआ नहीं है, करवाया गया है। और अम्मा के लाडले क्या कहते हैं? मेरा भी कमोबेश यही अनुमान है। तो आपका अनुमान एकदम सही है। वहां की पोस्टिंग निकली थी तो मैंने ऑप्शन दे दिया। मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? पूछने से आप हाँ कर देते क्या? 100 समस्याएं गिना देते। समस्याएं तो मैं अब भी गिना सकता हूं, पर उनसे आप अकेले ही निपटिएगा। मुझ में अब उतना सब्र नहीं है। मैंने अपने जीवन के 10 बेशकीमती वर्ष आपके परिवार के लिए खर्च कर दिए। अब मैं अपने बच्चों को कुछ समय देना चाहती हूँ, उनके लिए जीना चाहती हूँ। मतलब? मतलब यह कि पूरे 10 साल तक मैंने अपनी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, सारे शौक, सारे अरमान ताक पर रख दिए थे। एक उम्मीद थी कि एक दिन हमारी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी और हम अपनी जिंदगी जी सकेंगे। शालिनी की शादी हुई तो मैंने राहत की सांस ली थी। सोचा था कर्ज है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी पट ही जाएगा। जिम्मेदारी तो खत्म हुई, बहुत खुश थी मैं। शालू आसपास नहीं होती है तो आपकी माँ भी थोड़ा संपर चलती हैं। बेटी का साथ पाकर तो वे एकदम दुर्दांत हो जाती हैं। पर अफसोस, मेरी यह खुशी 6 महीने भी टिक नहीं पाई। शालिनी जी को पीहर ही ज्यादा रास आता रहा और अब तो लगता है कि वो कभी लौटकर जाएगी ही नहीं। तुम इससे अच्छा कुछ सोच ही नहीं सकती क्या? सोचकर ही तो बोल रही हूँ। आपकी माँ ने बेटी को इस तरह ग्रूम किया है कि वह कभी किसी से निभा ही नहीं सकती। ना वह किसी के साथ एडजस्ट कर सकती है, ना शेयर कर सकती है। हर समय दूसरे पर चढ़ी ही रहना चाहती है। ससुराल में ये तेवर कौन बर्दाश्त करेगा? आप खुद देख लो, उसे आए 6-7 महीने हो चले हैं। नीरज जी ने एक बार भी सुध नहीं ली। तुम्हें वहां के माहौल का पता नहीं है? हिंदुस्तानी ससुरालें ऐसी ही होती हैं। अपने यहाँ का माहौल क्या उससे बेहतर है? सुबह से शाम तक खटती रहती हूँ, शरीर से भी पैसों से भी, पर कभी प्रशंसा के 2 बोल नसीब नहीं हुए। सिर्फ ताने और उलाहने ही मिलते रहे हैं। मन एकदम छलनी हो गया है। फिर भी यहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का बुढ़ापा नहीं खराब करना चाहती, अपने भाइयों की गृहस्थी में जहर नहीं घोलना चाहती। खैर, अपने हिस्से का जितना सहना था मैंने सह लिया, पर मैं अपने बच्चों के कुम्हलाए चेहरे नहीं देख सकती। मैं उन्हें इस कलह क्लेशपूर्ण वातावरण से दूर ले जाना चाहती हूँ। उन्हें एक स्वच्छ सुंदर माहौल में बड़ा करना चाहती हूँ। अगर हम अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायी हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बच्चों के प्रति भी बनती है। उसे हम कब तक अनदेखा करेंगे? यही समझ लीजिए कि हमने अपनी जिम्मेदारियों का बंटवारा कर लिया है। इस घर से किसी को निकालने का हक मुझे नहीं है, पता है, पर मैं इस घर से तो जा सकती हूँ ना। मेरा वह हक तो कोई नहीं छीन सकता। और अगर ना जाने दूं तो? रोक कर देख लो। उसकी तनी हुई मुद्रा देखकर अनिल सहम गए। समझ गए कि जिसे इतने वर्षों तक कर्तव्यों के बोझ से लाद रखा था, अब वह अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हो उठी है। उसे लौटाना अब असंभव ही है।
कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।